वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नेहा लर्नर्स जोन चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात शशुम की तारीख़ का सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत। तो चलिए शुरू करते। इस सबक में हम पढ़ेंगे 7.1 यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला और 7.2 में हम पढ़ेंगे मौर्य मुमलिकत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है क्या आप जानते हैं 6वीं सदी कब्ले मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की से आने से पहले का दौर में ईरान में साइरस नामी बादशाह ने एक बड़ी सल्तनत कायम की थी। कौन सा बादशाह था? साइरस। कहाँ पर कायम की थी? ईरान में। ये सल्तनत शुमाल मगरबी भारत से रोम तक और अफ्रीका में मिस्र तक फैली हुई थी। तकरीबन 518 कब्ले मसीह में दारा नामी ईरानी शहंशाह ने भारत के शुमाल मगरबी इलाके और पंजाब तक का कुछ हिस्सा फतेह कर लिया था। दारा ने इस इलाके के कुछ सिपाही अपने फ़ौज में शामिल कर लिए थे। यानी क्या कहा जा रहा है कि तकरीबन 518 कब्ले मसीह में यानी दारा नामी एक ईरानी शहंशाह था जो भारत के शुमाल मगरबी इलाके और पंजाब तक का कुछ हिस्सा फतेह कर लिया था और दारा ने इस इलाके के कुछ सिपाही अपनी फ़ौज में शामिल कर लिए थे। यानी हमारे हिंदुस्तान के कुछ सिपाहियों को अपने फ़ौज में उसने कर लिया था। यूनानी मौरखीन की तहरीरों से इनकी मालूमात हासिल होती है। मौरखीन यानी तारीख़ लिखने वाले। तो यूनान के जो तारीख़ लिखने वाले मौरखीन थे उनमें उन्होंने जो लिखा उनकी तहरीरों से हमें ये तारीख़ की बातें पता चली। शहंशाह दारा के अहद में भारत और ईरान के दरमियान सियासी ताल्लुकात कायम हुए। शहंशाह दारा के अहद में ईरान और भारत के सियासी ताल्लुकात कायम हुए। इस बिना पर तिजारत और फ़नून लतीफ़ा के लेन देन में इजाफा हुआ। यानी शहंशाह दारा ने अपनी सल्तनत में हर तरफ दारिक नामी एक किस्म के सिक्के जारी किए थे जिनकी वजह से तिजारत में आसानी पैदा हो गई। शहंशाह दारा के अहद में राजधानी के शहर पर्सिपोलिस की तामीर की गई। ये मकाम ईरान में है। ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन से शहंशाह के बारे में? शहंशाह दारा जो यूनान का शहंशाह था जिसने 518 कब्ले मसीह में भारत के शुमाल मगरबी इलाके और पंजाब का हिस्सा फतेह कर लिया था। पहले के दौर में ऐसा रिवाज हुआ करता था कि जो भी बादशाह बनता था, जो भी शहंशाह बनता था, कुछ चेंजेस तब्दीलियाँ करता था और अपने सिक्के भी जारी करता था। तो इसी तरह से शहंशाह दारा ने भी अपने नाम का एक सिक्का जारी किया था जिससे क्या फ़ायदा पहुंचा? लोगों की तिजारत में आसानी हो गई थी। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम। देखिए ये जो तारीख है ये शहंशाह दारा का सिक्का है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं इस तरीके के सिक्के पहले बनाए जाया करते थे। अब हम शुरू करते हैं 7.1 यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला। यूनानी शहंशाह अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर ने 326 कब्ले मसीह में 326 कब्ले मसीह यानी यूनानी शहंशाह अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर ने 326 कब्ले मसीह में भारत के शुमाल मगरबी इलाके पर हमला किया। दरियाए सिंध उबूर करके वो तक्षशिला पहुंचा। देखिए यहाँ पे शहंशाह सिकंदर की तस्वीर दी गई है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। करके वो तक्षशिला पहुंचा। इस रास्ते पर बाज़ मकामी राजाओं ने इससे सख्त मुकाबला किया। दूसरे राजा जो हिंदुस्तान के थे वो उन्हें हिंदुस्तान पहुंचने नहीं दे रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। उसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन इस मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों को तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए थे। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। यानी सिकंदर जीत सकता था लेकिन उसके सिपाहियों ने ही उसके खिलाफ बगावत कर दी
क्योंकि सिपाहियों को बहुत परेशानियां हो रही थी। भारत में फतेह किए हुए इलाकों के इंतजाम के लिए उसने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया और उन्हें सत्रप का लक़ब दिया। अब जो भारत पे जितनी भी उसने फतूहात की थी वो उसे छोड़कर तो नहीं जा सकता, उन पर निगरानी करने के लिए उसने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया और इसके बाद वो अपने वतन लौटने लगा। रास्ते में बाबुल के मुकाम पर 323 कबले मसीह में इसका इंतकाल हो गया। ये मुकाम मौजूदा इराक में है। देखिए अब यहाँ पर है सिकंदर ने जिस तरीके से भारत के शुमाल मगरबी इलाके पर हमला किया, कुछ हिंदुस्तान के भारत के राजा उन्हें मना कर रहे थे, उनके सख्त मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वो सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन इस मुहिम के दौरान जो सिकंदर के सिपाही हैं वही गद्दार निकले, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। वो परेशान हो रहे थे, उन्हें परेशानियों मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किए, अपने ही राजा यानी सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। फिर भारत में फतेह किए हुए जितने भी इलाके थे वहाँ पर उसने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया, वहाँ से चला गया, लेकिन अपने वतन लौटने लगा। फिर वहीं पे रास्ते में बाबुल के मुकाम पर उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाद देखिए सिकंदर की आमद की वजह से अब उसके भारत पर क्या असरात हुए। सिकंदर जब भारत पर आया या हमला किया, उसके वजह से भारत के ऊपर क्या असर हुआ, अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सिकंदर की आमद की वजह से भारत और मगरबी ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ी। सिकंदर के साथ मौरखीन थे। मौरखीन यानी हिस्ट्री लिखने वाले, तारीख लिखने वाले। उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए मगरबी ममालिक से भारत को मुतारिफ कराया, यानी यूनानी मुजस्समा साजी का भारत के तर्ज फ़न पर असर पड़ा। यानी यूनान में जो मुजस्समा साजी के काम हुआ करते थे वो भारत पर असरअंदाज हुए, यानी भारत के लोगों ने भी वो काम करना शुरू किया। इससे कंधार गांधार नामी तर्ज फ़न वजूद में आया। यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तर्ज के हुआ करते थे। सिक्कों की एक जानिब बादशाह की और दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। उस बादशाह का नाम होता। सिकंदर के सिक्के भी इसी किस्म के हैं। देखिए यहाँ पर सिकंदर के सिक्के बताए जा रहे हैं। सिकंदर के चांदी के सिक्के, दोनों रुख, एक जानिब क्या होता था, बादशाह का अपनी तस्वीर हुआ करती थी, उसका नाम हुआ करता था, और दूसरी जानिब जो है यूनान के किसी देवी देवता की तस्वीर हुआ करती थी। बाद के ज़माने में भारत के राजाओं ने भी इसी तर्ज के सिक्के ढलवाने का आगाज़ किया। ये सिकंदर के आने के बाद हमारे भारत में ये बातें असरअंदाज हुई। चलिए अब हम पढ़ेंगे 7.2 मौर्य ममलिकत। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य ममलिकत की बुनियाद डाली। मगध के नंद राजा धनानंद की जालिम हुकूमत से लोग बेजार थे। 325 कबले मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शिकस्त दी और मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया। 325 कबले मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे शिकस्त दी? मगध के राजा धनानंद को शिकस्त दी, क्योंकि जालिम था उसकी हुकूमत। इसने अवंती और सौराष्ट्र को फतेह करके अपनी सल्तनत को वसअत देने का आगाज़ किया। सिकंदर ने जिन अफसरान का आप जानते हैं किया था उनमें ये आपको पढ़ लेना है, ये आपकी नॉलेज के लिए। इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इसके बाद है सेलोकस निकेटर का सफीर मेगस्थनीज, लेकिन जो अफसरान थे जिन्हें सत्रप मौर्य के दरबार में था, कहाँ था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेलोकस जो था, सेलोकस का सिपहसालार था। सिकंदर की मौत के बाद वो बाबुल का हुक्मरान बन बैठा। ऐसा हुआ करता था, उसने शुमाल मगरबी भारत और पंजाब पर हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके हमले का कामयाबी के साथ जवाब दिया। सेलोकस निकेटर को शिकस्त देने की वजह से अफ़गानिस्तान के इलाके काबुल, कंधार, हेरात इसकी मुमलिकत में शामिल हो गए। यानी पूरे पैराग्राफ का निचोड़ ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत की इब्तिदा कैसे हुई। उस सेलोकस निकेटर का जो सफ़ीर था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसकी किताब इंडिका के मज़कूरात मौर्य अहद के भारत के मुतालिक के अहम ज़रिया हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद तामीर किया था, जिसके बारे में एक कुतबे पर इबारत कुंदा है।
अभी क्या आप जानते हैं, जैन रिवायत के मुताबिक ये बात तस्लीम की जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मज़हब कबूल किया था। उम्र के आखिरी दिनों में इसने तख्त व ताज को तर्क कर दिया। उसने बाकी ज़िंदगी कर्नाटक के श्रवणबेलगोल के मुकाम पर बसर की, वहीं उसका इंतकाल हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है कि उसने कौन सा मज़हब इख्तियार किया था, जैन मज़हब इख्तियार किया था। और चंद्रगुप्त के तख्त व ताज छोड़ने के बाद उसका बेटा बंदोसार मगध का राजा बना। बंदोसार के मरने के बाद उसके बेटे अशोक ने 273 कबल मसीह में इक़्तिदार संभाला। तख्त नशीन होने से पहले उसे तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर के अहदे पर रहते हुए उसने तक्षशिला में उठने वाली बगावत को बड़ी कामयाबी के साथ कुचल दिया। मगध का सम्राट बनने के बाद उसने कलंग पर चढ़ाई की। कलंग हुकूमत का इलाका आज की रियासत ओडिशा में वाक़ है। सम्राट अशोक ने कलंग पर फतेह हासिल की। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी और उसे उरूज पर पहुंचाया। फिर वही चंद्रगुप्त मौर्य ने सब तख्त व ताज को छोड़कर जैन मज़हब को कबूल करके श्रवणबेल मुकाम पर अपनी ज़िंदगी को कायम किया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के जो तख्त व ताज छोड़ने के बाद उसका बेटा जो था वहाँ का राजा बना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बंदोसार। बंदोसार के मरने के बाद जो उसका बेटा अशोक, यानी अशोक कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, उससे क्या किया, उसने इक़्तिदार संभाला। और सबसे पहले तख्त नशीन होते ही जैसे उसको गद्दी मिली, तख्त नशीन होते ही सबसे पहले उसने तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया। फिर वहाँ पर उस ओहदे पर फायज रहते हुए उसने तक्षशिला में उठने वाली जितनी भी बगावतें थी उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। देखते हैं शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान और शुमाल में नेपाल, जनूब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक, इस तरह मशरिक़ में बंगाल से मगरिब में सौराष्ट्र तक सम्राट अशोक की हुकूमत फैली हुई थी। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी थी, उसे उसके पोते सम्राट अशोक ने पूरे हिंदुस्तान में फैला दी। अब हम पढ़ेंगे कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई में क्या है? कलिंग की लड़ाई में होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक ने दोबारा कभी जंग ना करने का फैसला किया। सच्चाई, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, रहमदिली व हमदर्दी और माफ़ी का रुझान जैसी खूबियाँ इसकी नज़र में अहम थी। यानी ये सब चीज़ें कौन अहम मानता था? अशोक, सम्राट अशोक। अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने जगह जगह और सुतून कुंदा करवाए। देखिए यहाँ पे कुछ नक्शा दिखाया गया। यानी जो सम्राट अशोक था वो भी क्या नहीं था, वो भी शांति पसंद इंसान था, झगड़ा लड़ाई जंग वगैरह के हक़ में नहीं था। कलिंग की लड़ाई के बाद उसके भी ख़यालात चेंज हो गए थे, तब्दील हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे मौर्य अहद का भारत, ये जितने भी ऐसे निशानात हैं ये अशोक के कुतबे। जैसे यहाँ पे देखिए कालसी और ये रूपनाथ, यहाँ पर ये देखिए ये सब मस्की, गोपल, बर्माकरी, और यहाँ पे ऐसे जितने भी हैं, यहाँ पे भी देखिए शहबाजगढ़ी, मनसरा, तक्षशिला, ये सब क्या अशोक के कुतबे। अलामत को देखिए, अशोक के सुतूनी कुतबे की अलामत है ये। यहाँ पर देखिए रामपुरमा, पाटली, मगध, ये जितने भी हैं जिन इस निशानी के, इस अलामत के नाम के, इस अलामत के आगे जो भी नाम लिखे हुए हैं ये सब अशोक के सुतूनी कुतबे हैं। अब अशोक की मुमलिकत, यहाँ पर देखिए ये जो पिंक कलर का जो ये बॉर्डर बताया गया है, यहाँ से ये तकरीबन पूरा हिंदुस्तान ही उसने फतेह किया हुआ था। यह पूरे की सल्तनत थी। इसे हमेशा जहन में रखें। सम्राट अशोक का पैगाम, वालिदैन की खिदमत करना बेहतर अमल है। जो फतेह मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ाए वही असल फतेह है। जो फतेह जो जीत मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ाए वही असल फतेह है। आइए अमल करके देखें। भारत के नक्शे के खाके में सम्राट अशोक के कुतबे और सुतूनी कुतबे जाहिर करने वाले मकामात की निशानदेही कीजिए। ये अमल है आप लोगों को, भारत के नक्शे में ये काम आपको करना है।
तहरीरें बराहमी रस्मुल ख़त में हैं। इन तहरीरों में से इसने ख़ुद का ज़िक्र दीवानम प्योपेत्सी खुदा का चहीता प्रियदर्शनी खुदा का चहीता प्रियदर्शनी के तौर पर किया है। रस्म ताजपोशी होने के 8 वर्षों बाद उसने कलिंग पर फतेह हासिल की थी और वहाँ की तबाही व बर्बादी देखकर उसके दिल की कैफियत बदल गई। इस बात का जिक्र उसकी एक तहरीर में है। दिल्ली टोपड़ा के मकाम पर सम्राट अशोक के एक कुतबे में चिमगाडरों, बंदरों, गेंडों वगैरह का शिकार करने और जंग में आग लगाने की सख्त ममानियत की गई है। ये उसके उसूल थे सम्राट अशोक के। अब यहाँ पर है सम्राट अशोक की, देखिए ये तस्वीर दी गई है। अब ये पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे मक्की अशात के लिए अशोक के इक़दामात। अशोक ने बजाते ख़ुद बुद्ध मज़हब कबूल किया था। यानी अशोक कौन से मज़हब को मानता था? बुद्ध मज़हब को मानता था। इसने पाटलिपुत्र में बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करवाई थी। बुद्ध मज़हब की तबलीग व अशात के लिए इसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जनूब मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया के ममालिक में भी इसने मज़हब की तबलीग के लिए बुद्ध भक्तों रवाना किए थे। बुद्ध भक्तों रवाना किए थे। इसने कई स्तूप और खानकाहें तामीर करवाईं। ये मज़हब की अशात के लिए उसने क्या किया? ये सब है। यानी बुद्ध मज़हब की अशात के लिए उसने अपनी बेटी और बेटे दोनों को अलग अलग ममालिक में, श्रीलंका में, जनूबी मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया के ममालिक में भेजा। चलिए अब हम पढ़ेंगे अशोक के अवामी फलाह व बहबूद के काम। यानी उसने अपनी रियाया के लिए क्या फलाह बहबूद के काम यानी भलाई के काम किए। अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों पर बड़ी तवज्जो दी। मसलन इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की सहूलतें मुहैया की। तिब्बी कई सड़कें बनवाईं, साए के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगवाए, सराय बनवाई और कुएं खुदवाए। ये किसने किया था? ये सब सम्राट अशोक ने किया था अवाम की फलाह बहबूदी के लिए, अवाम की भलाई के लिए। आइए अमल करके देखें आपके अतराफ़ में कौन सी तंजीमें अवामी फ़लाह के लिए कौन से काम अंजाम देती हैं। इसकी रवादात तैयार करना है, ये आपके लिए अमली काम है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य अहद का इंतज़ाम हुकूमत। यानी मौर्य अहद में इंतज़ाम हुकूमत किस तरीके से लोग हुकूमत का इंतज़ाम चलाया करते थे, यह हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मौर्य मुमलिकत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य मुमलिकत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये चीज़ आपको याद रखना। उमूर हुकूमत की सहूलत के लिए मुमलिकत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। यानी पूरी हुकूमत को चार ममालिक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से की एक अलग राजधानी थी। जैसे मशरक़ी हिस्सा तोशाली ओडिशा, मगरबी हिस्सा उज्जैनी मध्य प्रदेश, जनूबी हिस्सा सूरनगिरी कर्नाटक में कनकगिरी, शुमाली हिस्सा तक्षशिला पाकिस्तान, जो अब फ़िलहाल पाकिस्तान है। उमूर हुकूमत में राजा को मशवरे देने के लिए मजलिस वज़ीरा हुआ करती थी। वज़ीरों की मजलिस हुआ करती थी हुकूमत के कामों में। उमूर हुकूमत यानी हुकूमत के कामों में राजा को मशवरे देने के लिए वज़रात तय किए हुए थे। मुख्तलिफ़ सतहों पर काम करने वाले कई अफसरान थे। इन सब की निगरानी के लिए और दुश्मन की हरकत व सकनात पर नज़र रखने के लिए फ़ाल जासूसी महकमा था। यानी कोई देश का दूसरे देश का हम पर हमला ना करे, सब की निगरानी रखने के लिए फ़ाल जासूसी महकमा यानी एकदम एक्टिव जासूसी महकमा एक बनाया गया था। उसके बाद है मौर्य अहद की अवामी ज़िंदगी। मौर्य अहद में अवाम की ज़िंदगी किस तरह थी? मौर्य अहद में ज़रई पैदावार को बड़ी अहमियत हासिल थी। ज़राअत के साथ साथ तिजारत और दीगर सनतों ने भी खूब तरक्की की थी। हाथी दांत पर नक्काशी का काम, पारचाबानी, रंगरेजी, धातों के काम जैसे कई पेशे थे। ये उस वक्त के
खास पेशे थे। सियाह रंग की चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जहाज साजी भी बड़े पैमाने पर की जाती थी। धातों के काम में दूसरी धातों के साथ साथ लोहे की चीज़ें बनाने की तकनीक ने भी काफ़ी तरक्की कर ली थी मौर्य अहद में। अब हम पढ़ेंगे, शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। लोगों की तफरीह के लिए रक्स, नाच गाने, डांस और नगमा सराई गाने के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल, रथ की दौड़ मकबूले आम थी। चौसर, पांसों का खेल और शतरंज लोग बड़े शौक से खेलते थे। शतरंज को अष्टपद कहा जाता है। पहले के, अभी उसका नया नाम शतरंज है, लेकिन पहले उसे अष्टपद कहा जाता था। या अहद का फ़न और अदब, उस वक्त कौन से आर्ट और कल्चर हुआ करते थे, ये अब हम पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के अहद में संग तराशी यानी पत्थर पर को तराशने का काम, पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना या कोई और भी चीज़ें बनाने का काम यानी संग तराशी, पत्थर को तराश कर नई चीज़ बनाना उसे संग तराशी कहते हैं। कि फ़न को उरूज हासिल था यानी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। अशोक के बनवाए हुए सुतून भारतीय संग तराशी के आला नमूने हैं। उसने जो सुतून बनवाए उन पर शेर, हाथी और बैल जैसे जानवरों के बहुत ही उम्दा मुजस्समे हैं, तस्वीरें हैं। सारनाथ के सुतून पर जो चक्र है वो भारत के परचम पर नज़र आता है। इस सुतून पर चारों तरफ शेर हैं। सामने से देखने पर उनमें से सिर्फ तीन ही नज़र आते हैं। ये भारत का कौमी निशान शाही मोहर राजमुद्रा है। इसके ज़माने में खोदी गई ब्राबार टेकरियों पर जो गुफाएं वो बेहद मशहूर हैं। ये गुफाएं बिहार में हैं। बिहार जो आज का जो यूपी के साइड में है वो बिहार में ये गुफाएं हैं। भारत में जो गुफाएं हैं उनमें से गुफाएं कदीम तरीन है, बहुत पुरानी हैं। अब यहाँ पर हैं आपकी जांच के लिए, आपकी जहनी जांच के लिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं दिया गया है। सारनाथ के अशोक के सुतून लाट को सामने रखकर भारत की शाही मोहर बनाई गई है। सारनाथ की बुनियादी सुतून पर 4 शेर हैं। हर शेर की मूर्ति के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्कर है। इनमें से हमें एक ही चक्कर मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है। चक्कर के एक जानिब घोड़ा और दूसरी जानिब बैल यानी सांड है। शाही मोहर का जो पहलू नज़र नहीं आता उस पहलू पर उसी तरह हाथी और शेर बने हुए हैं। ये आपकी जांच के लिए है न्यू इन्फॉर्मेशन। सम्राट अशोक के इंतकाल के बाद मौर्य मुमलिकत का जवाल शुरू हो गया यानी पोते ने इब्तिदा की, दादा ने जो हुकूमत की इब्तिदा की। दादा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसके वालिद ने इसको कुछ बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था उसने पूरी मौर्य सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। लेकिन सम्राट अशोक जिसने पूरी हुकूमत को, मौर्य हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, उसका इंतकाल हो गया। जैसे ही उसका इंतकाल हो गया मौर्य मुमलिकत को फिर जवाल हो गया। जवाल होना यानी ख़ात्मा होना। मौर्य अहद के बाद भारत में कई हुकूमतें वजूद में आईं, कुछ मुमलिकतें भी उभरी। मौर्य मुमलिकत कदीम भारत की सबसे बड़ी मुमलिकत थी। कदीम भारत के नहीं, पुराने भारत की सबसे कदीम जो मुमलिकत है, जो भारत की हिस्ट्री में बहुत ही जानी मानी जाती है। भारत की हिस्ट्री में जिस मुमलिकत का नाम है वो कौन सी है? सम्राट अशोक या मौर्य मुमलिकत। मौर्य अहद के बाद रूनुमा होने वाले सियासी और तहजीबी इनकलाबात के बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। देखिए ब्राबार की गुफाएं, यहाँ पर इसकी तस्वीर दी गई है। चलिए हमारा सबक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमारा समझाने का तरीका आप लोगों का कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारे अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें।